नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार उम्य एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लिया है और कुछ आकाश गंगा के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग आकाश गंगा को एक बार फिर से देखते हैं और तारों का जीवन चक्र, गैलेक्सी एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आकाश गंगा तारों का समूह है, ये हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं। दोस्तों, हमारी जो आकाश गंगा है, जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं, वो जिस सुपर क्लस्टर का भाग है, उसमें 3 आकाश गंगाएं हैं। एक हमारी है एंड्रोमेडा, दूसरी है हमारी अपनी मंदाकिनी, और तीसरी है दोस्तों M32 ग्लोबुलर क्लस्टर। तो दोस्तों, हमारा अपना सौर मंडल जिस आकाश गंगा का भाग है उसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। दोस्तों, उसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं और हमारा आकाश गंगा, जो हमारी आकाश गंगा है मंदाकिनी, उसका जो उसकी आकृति, उसका आकार है वो सर्पिलाकार है। तो फिर ये हुई हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी। इसी दोस्तों 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। ये बीच का इसका केंद्र है जो विजय ब्लैक होल कहते हैं, और ये इसकी तीनों भुजाएं हैं। दोस्तों, जो हमारा तारा होता है, तारा इन्हीं भुजाओं में पाया जाता है, इन्हीं भुजाओं में स्थित होता है। इन्हीं भुजाओं में तारा जो होता है स्थित होता है। अब हम लोग चलते हैं तारों के जीवन चक्र के बारे में। तारों के जीवन चक्र को समझने के लिए दोस्तों, हम लोग इसको कई पार्ट में पहले तोड़ देते हैं। इसको कई पार्ट में तोड़ देते हैं। ये हो गया दोस्तों निहारिका, ये हुआ हमारा भ्रूण तारा, ये हुआ स्टेबल स्टार, और ये हुआ लाल दानव या रेड जायंट। अब हम लोग एक एक को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका एक हो गया पहला पार्ट निहारिका, दूसरा पार्ट भुजाएं, तीसरा पार्ट स्टेबल स्टार, और चौथा हो गया लाल दानव या रेड जायंट। अब दोस्तों, इसको हम लोग एक एक को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है निहारिका। निहारिका कैसे बनता है? निहारिका जब आज से 15 बिलियन वर्ष पूर्व जब ब्रह्मांड में विखंडन हुआ, तो उससे कुछ गैसें तथा हाइड्रोजन या और सभी आकाश में एक बादल का निर्माण किए, अंतरिक्ष में एक बादल का निर्माण किए। अंतरिक्ष में एक बादल का निर्माण हुआ। ये पहले बहुत दूर दूर थे। इसी बादल को निहारिका कहा जाता है। इसी बादल को निहारिका कहा जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, जब 15 वर्ष पूर्व जब विखंडन हुआ, उससे जो गैसें और जो हाइड्रोजन थे, उससे जो बादल बना, उसी को निहारिका कहा गया। ये हमारा हुआ यहाँ पर पहला स्टेज। और ये बना कैसे, इसको देखते हैं।
ये निहारिका बना कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। जब एक गैलेक्सी हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो यहां पर जो गैस है, यहां पर ये गैस इसके साथ जब ये ऊपर जाएगी तो यहां पर एक घर्षण बल काम करेगा जो इसे हवाओं को पीछे लेके आएगा। तो इस घर्षण बल के कारण और इसके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के कारण एक यहां पर भंवर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, भंवर जैसा। हवाएं चारों तरफ घूमने लगती हैं। जब हवाएं चारों तरफ घूमने लगती हैं और केंद्र में केंद्राभिसारी बल होने के कारण जब वो आपस में पास आएंगी, जब एक जिसको हम लोग यहां पर केंद्राभिसारी बल काम करता है, बल काम करने, जब हवाएं गोल गोल घूमती हैं तो यहां पर केंद्राभिसारी फोर्स काम करने लगता है और एक कण आपस में पास आने लगते हैं। तो इससे हो गया हमारा निहारिका का निर्माण हो गया। अब ये जब हमारी निहारिका है, जब एक सर्पिलाकार स्ट्रक्चर जो इसकी ये तीसरी भुजा है, जब ये ऊपर जाएगी, ये अपने स्थान पर स्थिर है, ये नहीं मूव करेगा। ये जब ऊपर जाएगी तो ये और आगे बढ़ता हुआ यहाँ कहीं आ जाएगा। यहाँ जब आएगा, इसका केंद्रक, ये जो इसका केंद्राभिसारी बल के कारण निर्माण हुआ है जिस केंद्रक का, ये थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर थोड़े से और गैसें जो हैं वो आ जाएंगी, ये और तेजी से घूमेगा। जब यहाँ पर ये आ गई, यहाँ पर मतलब इस स्टेज में जिसे भ्रूण स्टार कहते हैं, दूसरी अवस्था है भ्रूण स्टार। यहां पर जब ये आ गई, यहां पर क्या होगा कि जब यहां पर इस पॉइंट पर दोस्तों, इस पॉइंट पर यहां पर धीरे धीरे डेंसिटी, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। और जिसके कारण जब एक घनत्व बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, जो यहाँ पर हाइड्रोजन के पार्टिकल होंगे, हाइड्रोजन के पार्टिकल या और इसमें टक्कर होगी। जब इन अणुओं का आपस में टक्कर होगा तो इस टक्कर से इनके टकराव से एनर्जी पैदा होगी। तो यहाँ पर एनर्जी भी धीरे धीरे, यहाँ पर धीरे धीरे एनर्जी भी बढ़ेगी। ये तीनों धीरे धीरे इनमें बढ़ेंगे। फिर ये स्टार और आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, यहां पर आ गया, तीसरे स्थान पर आ गया। जब यहां से ए स्टार यहां जाएगा, मतलब सेकेंड पोजीशन से जब थर्ड पोजीशन में जाएगा, इसके बीच में कई सारी घटनाएं होती हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बीच में क्या होगा दोस्तों, हम लोग यहां इसको देखते हैं। ये हुआ हमारा भ्रूण स्टार। भ्रूण स्टार जब आगे बढ़ेगा, इसमें धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, इसके अंदर ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ऊर्जा जब बढ़ती जाएगी तो ये ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, यहां से बाहर भी निकलेगी, अंतरिक्ष में भी जाएगी, अंतरिक्ष में जाएगी। जब ये ऊर्जा बाहर जाएगी तो जो इसका एक बाहरी लेयर है, इसके साथ और गैसें भी जाएगी, तो इसका जो एक बाहरी लेयर है ये थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, बाहरी लेयर कमजोर पड़ जाएगा। जब एक कमजोर पड़ जाएगा, ये बाहरी लेयर कमजोर हो गया, अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, यहां से मान लो यहां कहीं आ गया, यहां कहीं आ गया, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा। जब ये और आगे बढ़ेगा, जब सेकेंड स्टार जो हमारा भ्रूण तारा है, जब ये और आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा कि इसके अणुओं के टक्कर से इतनी एनर्जी पैदा हो जाएगी कि जो हाइड्रोजन के कण हैं उनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और वो नाभिकीय संलयन के बाद हाइड्रोजन के कण हीलियम में बदल जाते हैं। जब वो हीलियम में बदल जाएंगे तो उनका जो कोर एरिया है
वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होने के कारण वो भारी तत्व वहां पर इकट्ठा होने लगेगी, जिससे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ता जाएगा। यहाँ पर नाभिकीय संलयन के लिए भी एक टेम्परेचर चाहिए। उस टेम्परेचर के बाद ही नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ होती है। उसके नाभिकीय संलयन करने के लिए भी एक हाई टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पर एक टेम्परेचर इसको नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला। जब ये आगे बढ़ा, इसमें और टक्कर हुई अणुओं की, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पर हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन की क्रिया टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रारंभ हो गई। जब नाभिकीय संलयन प्रारंभ हो गया तो हमारा जो नाभिकीय संलयन के कारण, यहां पर नाभिकीय संलयन के कारण इस बीच के पार्ट का जो हीलियम था, हाइड्रोजन था, ये हमारा हीलियम में कन्वर्ट हो गया। हीलियम हाइड्रोजन से भारी होता है, ये यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होता गया। जब ये इकट्ठा होने लगा तो यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत हाई हो गई, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई और इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल बनने के कारण यहाँ पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, केंद्राभिसारी केंद्रापसारी, दोनों बल संतुलित हो गए, मतलब बराबर हो गए। जो एनर्जी यहां से बाहर जा रही थी सेंट्रीफ्यूगल केंद्राभिसारी बल के कारण, केंद्रापसारी बल के कारण केंद्रापसारी बल के कारण जो बाहर जा रही थी, अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो गए। जब सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब इसका इनर पार्ट जो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, और जो बाहर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, ये दोनों जब बराबर हो गए तो इसकी एनर्जी बाहर नहीं गई और ये एनर्जी इसी में रह गई, इसका टेम्परेचर और बढ़ता गया। यहां पर क्या हुआ, केंद्राभिसारी बल बराबर हो गया दोस्तों केंद्रापसारी बल के। ये बराबर हो गया। केंद्राभिसारी मतलब केंद्र की तरफ अगर कोई है जो इसके केंद्र की तरफ फोर्स लगेगा, केंद्र की तरफ, इसे कहेंगे केंद्राभिसारी। केंद्र की तरफ, और जो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा उसे केंद्रापसारी कहते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल और इसको कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों जब बराबर हो गए तो यहां पर क्या होगा, स्टेबल स्टार बन जाएगा। ये थर्ड स्टेट में, थर्ड पोजीशन पे ये स्टेबल स्टार बन गया, ये फोर्स हमारा इसके बराबर हो गया, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ये दोनों बराबर हो गए, यहां पर हमारा स्टेबल स्टार हो गया। फिर ये और आगे चलेगा। जब ये और आगे बढ़ेगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अभी चल ही रही है। जब हमारा स्टेबल स्टार और आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अभी चलती ही रहेगी, और घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल और एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जो इसका कोर एरिया है, ये कोर एरिया, इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसकी एनर्जी जब खत्म हो जाएगी, इसमें हीलियम हाइड्रोजन नहीं रह जाएगा, ईंधन इसका खत्म हो जाएगा। जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय संलयन नहीं हो रहा है। ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। लेकिन ये बाहरी आवरण जो है, ये बाहरी आवरण, यहाँ पर टेम्परेचर अभी भी हाइड्रोजन है और संलयन की प्रक्रिया चल रही है। इस स्थिति में जब ये बीच वाले पार्ट का हाइड्रोजन खत्म हो गया तो ये वाला पार्ट क्या है, ये रेड हो जाएगा। इसी को कहते हैं लाल दानव। यहाँ का जब इस पार्ट की, ये पार्ट,
यहाँ की जब ईंधन, यहाँ का ईंधन समाप्त हो जाएगा तब ये लाल लाल हो जाएगा। ईंधन समाप्त हो जाएगा तो हमारा इसका टेम्परेचर, जो इसका तापमान रेड कलर का दिखाई देगा। इसी को कहते हैं रेड जायंट। अब यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग हम लोगों ने क्या लिखा? सबसे पहले बादल बना है, जिसे हाइड्रोजन का बादल है, जिसे निहारिका कहा गया। फिर ये क्या बना? भ्रूण स्टार बना, भ्रूण तारा बना। फिर क्या बना? ये स्टेबल स्टार बन गया, फिर ये क्या बना? लाल दानव या रेड जायंट बन गया। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद जब ये हमारा लाल दानव अवस्था में पहुंच गया, फिर क्या होगा? ये हो गया हमारा लाल दानव। अब इसका विखंडन और इसके नाभिक का साइज, जो इसके नाभिक का साइज है, ये इसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जो ये स्टार है, इसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है कि ये व्हाइट स्टार बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। ये इसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जो हमारा एक तारा है, इसका द्रव्यमान कितना है, यह इस पर डिपेंड करता है। इसको जानने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने रिसर्च करके उन्होंने रिसर्च से निकाला कि जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 एमएस बोले तो मास ऑफ सन से अधिक होगा, 1.4 एमएस। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया तारा और ये हो गया द्रव्यमान। अगर तारे का द्रव्यमान 1.4 एमएस, मतलब सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक है, तो यह हमारा बन जाएगा व्हाइट स्टार बनेगा। और यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 एमएस से अधिक, लेकिन 3 एमएस मास ऑफ सन से एमएस से कम होगा, तो ये हमारा न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और यदि किसी तारे का द्रव्यमान 3 एमएस, मतलब सूर्य के द्रव्यमान के से 3 गुना अधिक होगा, तो ये हमारा फ्रोजन स्टार बनेगा। फ्रोजन स्टार इसको कहते हैं। इसको हमारा, यदि उसका द्रव्यमान 3 टाइम होगा सन के द्रव्यमान से, तो ये हमारा फ्रोजन स्टार बनेगा।
फोर्जन स्टार, फोर्जन स्टार बनेगा, फोर्जन स्टार बनेगा। ये एक हो गया हमारा चार्ट, ये हो गया हमारा चार्ट। और इसको किसने बताया था? चंद्रशेखर ने। उसने उन्होंने इस सीमा को, इसी सीमा को 1.4 एमएस को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगर यदि सूर्य का तारे का द्रव्यमान 1. सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक है तो बनेगा व्हाइट स्टार। यदि उसका द्रव्यमान 1.4 एमएस से अधिक किंतु 3 एमएस से कम है तो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। और यदि उसका किसी तारे का द्रव्यमान 3 एमएस से अधिक है, 3 एमएस से अधिक है तो बनेगा फ्रोजन स्टार। तो यहां पर क्या होगा, अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 एमएस से अधिक है तो ये हमारा व्हाइट स्टार बन जाएगा। लेकिन अगर किसी का द्रव्यमान 1.4 से अधिक किंतु 3 एमएस मास ऑफ सन से कम होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फिर क्या होगा स्टार में, यहां पर इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। जब सुपरनोवा विस्फोट होगा तो एक न्यूक्लियस जो एक कोड है इससे निकल जाएगा बाहर। इसका डेंसिटी हाई होने के कारण, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण ये जो ऊपरी लेयर है, जो हाइड्रोजन का एक लेयर है, इसको ये अपनी तरफ खींच लेगा, इसको ये अपनी तरफ खींच लेगा। इसको अपनी तरफ जब खींचेगा तो इसमें विस्फोट हो जाएगा। जब विस्फोट हो जाएगा तो हमारा ये केवल कोर एरिया, जो हाई डेंसिटी वाला एरिया, हाई डेंस है, घनत्व जिसका बहुत ज्यादा है, केवल यही बचता है। फिर ये चला जाएगा न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। और जो इसका मलबा है, जो इससे निकला मलबा है, ये मलबा एक नए सोलर सिस्टम को जन्म देगा, एक भ्रूण सोलर सिस्टम बनेगा जैसे हमारा सन है, एक भ्रूण सोलर सिस्टम बनेगा जैसे हमारा सन है। फिर वो सन जो है फिर आगे चल के यही उसमें प्रक्रिया फिर प्रारंभ होगी, फिर वो रेड वामन बनेगा, फिर वो टूटेगा, व्हाइट स्टार बनेगा, फिर उसके बाद स्टार नहीं दोस्तों, सॉरी, ये व्हाइट ड्वार्फ बनता है, व्हाइट ड्वार्फ बनता है, फिर ये ब्लैक ड्वार्फ बनता है, ब्लैक ड्वार्फ बनता है दोस्तों। और हमारा न्यूट्रॉन स्टार जो है इसकी दो स्थिति होगी, दो स्थिति इसमें कैसे होगी, अगर ये न्यूट्रॉन स्टार बना तो एक पल्सर तारा बनेगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, कैसे एक ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल हम लोगों ने देखा, ये है हमारा रेड जायंट, हो गया। अब इसमें सुपरनोवा विस्फोट होने के लिए इसका द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सोलर से अधिक लेकिन 3 मास ऑफ सोलर से कम चाहिए। इसका द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक और 3 ms से कम चाहिए। तो जब ये द्रव्यमान यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, इसमें क्या होता है कि जो स्टार जितना बड़ा होगा
उससे निकलने वाला कोर उतना छोटा होता है, उससे निकलने वाला कोर उतना छोटा होता है। अगर इसका द्रव्यमान 1.4 ms है, मान लो 4 ms से कुछ ही ज्यादा है, मान लो 1.89 हो गया, तो इससे निकलने वाला जो कोर होगा, मान लो ये कोई स्टार हो गया, इसका द्रव्यमान 1.4 ms 1.84 mf है, इससे निकलने वाला जो कोर होगा वो पल्सर स्टार नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका जो कोर है वो बहुत बड़ा होगा, और बड़ा होने के कारण उसको उतना रोटेशन नहीं मिलेगा जितना पल्सर स्टार को चाहिए। पल्सर स्टार में क्या होता है, वो जब इससे बाहर निकलते हैं, जब टूटता है तो इससे बाहर निकलते हैं, उनका आकार कम होने के कारण वो बहुत तेजी से घूमते हैं, बहुत तेजी से गति करते हैं, रोटेशन करते हैं, और रोटेशन करने के कारण उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसके नॉर्थ और साउथ पोल से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलने लगती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। अगर इसका कोर बड़े साइज का होगा तो इसमें यह घटना नहीं होगी, वह पल्सर स्टार नहीं बनेगा। फिर ये क्या होगा, पल्सर स्टार ना बन के एक न्यूट्रॉन स्टार जो है, न्यूट्रॉन स्टार जो है ये हमारा ब्लैक होल में धीरे धीरे इसका बीच का जो है कोर एरिया है, इसका बीच का जो पार्ट है वो धीरे धीरे असीमित आकार में, असीमित एक आकार में संकुचित होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो इतना डेंस हो जाएगा कि उससे सूर्य का प्रकाश भी नहीं निकल पाएगा, और वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो एक पल्सर स्टार है ये धीरे धीरे इसकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, और ये जाके इस कोर एरिया में, इसमें जो इसका एक केंद्र वाला पार्ट है जिसे ब्लैक होल कहते हैं, यहां पर जाके ये भी समाप्त हो जाएगा, और ये भी धीरे धीरे घूम के इसकी गति बढ़ेगी और यहीं पे जाके समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं व्हाइट स्टार पे, व्हाइट स्टार पे आते हैं। अगर सूर्य का द्रव्यमान, सॉरी किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 ms है, मतलब सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक है, तो क्या होगा, फिर ये हमारा कोर एरिया जो है विस्फोट इसमें होगा, लेकिन इसको यहां पर सुपरनोवा नहीं कहते हैं, इसमें केवल यही विस्फोट होता है। और ये विस्फोट के बाद जब ये बाहर निकलेगा, ये जब बाहर निकलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे व्हाइट ड्वार्फ या सफेद दानव। इसमें फिर क्या होगा, इस सफेद दानव में जो हाइड्रोजन के अणु है वो कंडेंस होके, वो हाइड्रोजन संलयित होके, उसमें संलयन होके वो हीलियम बना लेंगे, और हीलियम धीरे धीरे, हीलियम जो है कार्बन में चेंज हो जाएगा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है हीलियम में बदल जाएगा, हीलियम जो है कार्बन में बदल जाएगा, कार्बन जो है सिलिका में बदल जाएगा, और सिलिका दोस्तों फेरस में बदल जाएगा, फेरस में। और ये फेरस क्या होता है कि एक इन लोगों से भारी होता है, लेकिन ये ठंडा होता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो फिर ये क्या होगा, जब ये फेरस में बदल जाएगा, लोहे में बदल जाएगा, इसके जो अंदर का पार्ट, अंदर के जो पदार्थ हैं लोहे में बदल जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। और यही ब्लैक ड्वार्फ धीरे धीरे आगे चलकर, मतलब बढ़ते हुए जाके ये इसके पास जो ये हमारा ब्लैक होल है, इसके चारों तरफ संकेंद्रित हो जाएंगे, मतलब इकट्ठा हो जाएंगे। ये हमारा ब्लैक होल हो गया, इसके चारों तरफ संकेंद्रित हो जाएंगे।
और इसी सकेंद्रण को, इन्हीं ब्लैक होल, ये जो है किसी स्टार के अंतिम अवस्था होती है, इसको मतलब तारों के वृद्धा अवस्था का ये इंडिकेशन है, ओल्ड स्टेज का। इस जब यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे तो इसको कहते हैं बल्ज। बल्ज कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं बल्ज। ये हुआ हमारे स्टार का और फिर स्टार की लाइफ साइकिल। एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा रिपीट करते हैं। पहले क्या हुआ, जब यहाँ पर इकट्ठे हो गए, पहले क्या हुआ दोस्तों, निहारिका बनी। पूछा जा सकता है कि जो भ्रूण स्टार के पहले जो हाइड्रोजन के बादल होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, इसको दोस्तों निहारिका कहते हैं। निहारिका, निहारिका कहते हैं। फिर ये आगे बढ़ा, ये हमारा भ्रूण स्टार बना, भ्रूण स्टार, भ्रूण स्टार या तारा। फिर ये आगे बढ़ा तो लाल दाना बना, लाल दानव, लाल दानव बना। फिर लाल दानव बना, फिर ये दो भाग में बढ़ जाएगा, जिसका द्रव्यमान 3 भाग में इसको बांट दो दोस्तों। जिसका द्रव्यमान 1.4 mS होगा, मतलब सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होगा, वो व्हाइट स्टार में बदल जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ में। और ये व्हाइट ड्वार्फ हमारा ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ बदल जाएगा, जिसका द्रव्यमान 1.4 mS से अधिक लेकिन 3 mS से कम होगा, ये हमारा न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। ये न्यूट्रॉन स्टार फिर या तो एक पल्सर स्टार होगा या फिर ब्लैक होल में बदल जाएगा, ब्लैक होल में बदल जाएगा। और थर्ड हुआ जिसका द्रव्यमान 3 mS से भी अधिक होगा, मतलब सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से भी अधिक होगा, ये हमारा फोर्जिंग स्टार बन जाएंगे, स्टार बन जाएंगे, फोर्जिंग स्टार बन जाएंगे। ये हुआ हमारे तारों की लाइफ साइकिल। और फिर ये जाके यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब एक चीज और देख लो, जब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं ये ब्लैक ड्वार्फ इसमें कन्वर्ट होते रहते हैं। ये जो हीलियम है कार्बन में, कार्बन सिलिकॉन में, सिलिका फेरस में कन्वर्ट होते रहते हैं। जब ये कन्वर्ट होते हैं तो इससे एनर्जी पैदा होती है। जब एनर्जी पैदा होती है तो वहां पर एक प्रकाश दिखाई देता है, यहाँ पर एक प्रकाश का ऐसा गोल सा पुंज दिखाई देता है। इसी को, जिसको हम लोगों ने बल्ज कहा, जिसको हम लोगों ने यहाँ ये इसका केंद्र हो गया, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं, आकाशगंगा केंद्र हो गया। इसके ऊपर जो बुढ़े तारे हैं इकट्ठा हो गए, यहाँ पर एक लाइट दिखाई देता है, इसी को क्वासर कहा जाता है, क्वासर कहा जाता है। दोस्तों कुछ चीज हम लोग और देख लेते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया था, हमारी आकाशगंगा कौन सी है, मंदाकिनी है। मंदाकिनी के सबसे पास में जो आकाशगंगा है उससे सबसे नजदीक है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। उसके मतलब हमारी आकाशगंगा एंड्रोमेडा और मंदाकिनी के बीच लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी है, लाख प्रकाश वर्ष, 22 लाख प्रकाश वर्ष। ये हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक की आकाशगंगा है। और दूसरा, इसको
एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी जो आकाशगंगा मंदाकिनी या दुग्ध मेखला है, उससे नजदीक का, सबसे नजदीक का कौन सी, उसके सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है, तो वो है एंड्रोमेडा। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों, हम लोगों का एक स्ट्रक्चर जो है हमारी आकाशगंगा है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। ये हुई हमारी आकाशगंगा, सॉरी उल्टा बन गया, सॉरी दोस्तों, ये हुआ हमारी आकाशगंगा, ये सर्पिलाकार इसकी आकृति है। हमारा सूर्य जो है वो इसकी सेकेंड भुजा में पहुंच गया। यहाँ पर हमारे सूर्य का वर्तमान स्थिति जो है यहाँ पर बताई जा रही है, वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पर सेकेंड भुजा में बताई जा रही है। और इसके सबसे नजदीक का जो तारा है, इसके सबसे नजदीक का तारा जो है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो यहाँ पर है, यहाँ पर इसे कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये लगभग इनके बीच का डिस्टेंस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बीच का डिस्टेंस जो है, और सूर्य के प्रॉक्सिमा सेंचुरी और सूर्य के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? ये दूरी नापने का, जो बहुत बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां, इसको प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि जो प्रकाश है एक वर्ष में निर्यात में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी चाल जो होती है, 3 गुणे, यहां पर देख लीजिए, पूछा जा सकता है भी, 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर पर स्क्वायर, 1 किलोमीटर पर सेकंड दोस्तों, किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, लगभग 3 लाख किलोमीटर होता है, एक प्रकाश जो है गति करता है 1 सेकंड में। और इनकी बीच की दूरी कितना है? 4.3 प्रकाश वर्ष है। और इसके नजदीक, दूसरा इसके नजदीक सबसे चमकीला तारा कौन सा है? उसका नाम है, यहां पर है वो, इसका नाम है साइरस, या इसको डॉग स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार। एक चीज दोस्त हम लोग और देख लेते हैं कि तारा कहते किसे हैं। तारा तो हम लोगों ने पढ़ लिया, आखिर तारा कहते किसे हैं? तारा, किसी तारे के लिए 2 फीचर होना अनिवार्य है। उसमें अपना प्रकाश होना चाहिए और ऊर्जा होनी चाहिए। जब किसी का अपना प्रकाश होगा और ऊर्जा होगी तभी हम उसको तारा की संज्ञा देंगे। चंद्रमा ये तारा नहीं है, क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, इसलिए इसको तारा नहीं कहते। और जो इसमें चमक होती है वह इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जब कोई गैस सिलेंडर भरा रहता है, जब कोई नया गैस सिलेंडर आता है, उसमें गैस भरी रहती है, जब उसको आप जलाएंगे तो वो नीले कलर का जलता है, नीले कलर का जलेगा, उसकी जो ज्वाला होगी वो नीला होगा। धीरे धीरे वो लास्ट में जाके, एकदम लास्ट में, अंतिम जब उसका खत्म होने वाला होगा तो वो लाल हो जाता है। जैसे हमारा रेड जायंट, जिसे हम लोग लाल दानव कहते थे, उसमें जब अंतिम में फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे इसके बीच में श्वेत होता है, पीला होता है, पीला पीला होता है। जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो तापमान कम होगा, और जब हम लोग लाल से नीले की तरफ जाएंगे
तो तापमान बढ़ता जाएगा, तापमान तापमान बढ़ता जाएगा। ये हो गया। ये पूछा जाता है कि जो तारों में जो उसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस चीज का इंडिकेशन है, क्या इंडिकेट करता है? यह उसके कलर को, उसके रंग का इंडिकेशन होता है, और उसका रंग जो है उसके तापमान पर डिपेंड करता है। जब उसका तापमान बहुत ज्यादा होगा, नीला कलर का होगा, जब उससे कम होगा, नीले कलर का जो तापमान होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 50,000 से 28,000 केल्विन होता है। ये जो नीला कलर है इसका टेम्परेचर लगभग 50,000 से 28,000 केल्विन होता है। 28,000 केल्विन होता है। और जो लाल होता है इसका टेम्परेचर 3500 से 2000 केल्विन होता है। 3500 से 2000 केल्विन होता है। हमारा सूर्य का तापमान इस समय, इसके बाहरी आवरण का जो प्रकाश निकलता है, इसका तापमान लगभग 6000 के आसपास, केल्विन के आसपास है। ये पीला दिखाई देता है। तो दोस्तों, हम लोगों की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो अंत तक देखें। शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, अंत तक देखेंगे तो फिर आपको कुछ उसमें देखने का कोई मतलब, उसमें से कुछ हासिल होगा। और कमेंट जरूर करें। जब कमेंट करेंगे हम अपनी गलतियों को जान सकेंगे, और उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे, आपको और अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।